आओ दोस्तों आओ। तो गाइज आज हम इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं अपने सेकंड टाइम एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा अपना सेकंड टाइम एक्सपीरियंस केजीएफ चैप्टर 2 का। कल मैं केजीएफ चैप्टर 2 को एक बार फिर से देखकर आया हूं और कल देखने के बाद सेकंड टाइम में मेरा क्या ओपिनियन बना, क्या ये ओपिनियन मेरे फर्स्ट जो मैंने पहली बार जो रिव्यू किया था फर्स्ट डे उससे डिफर होता है या कुछ चेंजेस मुझे इसमें देखने के लिए मिले, वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू बाय आरएन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस देखो कल टाइम था तो मैंने सोचा चलो एक बार केजीएफ चैप्टर 2 देखने चलते। मेरा पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक प्लानिंग बनी और मैं केजीएफ चैप्टर 2 देखने पहुंच गया। अब कल जब मैंने केजीएफ चैप्टर 2 देख रहा था तो उसके बाद मैंने सोचा कि एक सेकंड टाइम एक्सपीरियंस और एक ओपिनियन वीडियो में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था, जो कि मैं रिव्यू डाल चुका हूं, शायद आपने आशा करता हूं अब तक देख लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जाके देख लेना। फिर से मैं एक बात रिपीट कर देता हूं कि अगर इस मूवी को आपने अभी तक नहीं देखा या प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि देखो मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था, वो तो खैर पहला दिन था तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो मैंने फर्स्ट टाइम में नोटिस नहीं किए। हो सकता है कि आप लोगों के लिए अगर आप इसको अभी तक नहीं देखी और देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए इसमें स्पॉइलर हो, तो मेरी जो बातें हैं वो भर भर के स्पॉइलर वाली होंगी, इसलिए इस वीडियो से दूर रहें और अगर देख लिए तो कंटिन्यू करो। तो गाइस देखो, अगर मैं सेकंड टाइम देखने के बाद अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं ये बोलूंगा कि पहले टाइम के एक्सपीरियंस और दूसरे टाइम के एक्सपीरियंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो डायलॉग्स, जो सीन्स, जो मास एलिवेशन सीन्स मेरे लिए फर्स्ट टाइम में वर्क किए थे, वो काम उन्होंने दूसरे टाइम में भी मेरे लिए किया। उतना ही एंजॉय मैंने उन्हें दूसरी बार में भी किया जितना कि एंजॉय मैंने उन्हें पहली बार में किया था। लेकिन इस टाइम कुछ ऐसी चीजें और इंक्रीज हुई जो मैं पहले टाइम में जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं कर पाया था, लेकिन दूसरे टाइम पे उन्होंने मुझे और अच्छा कनेक्ट किया और अच्छा मुझे जो है एक्सपीरियंस दिया। अब मैं अगर उनके बारे में बात करूं तो गाइस देखो, मैं अपने रिव्यू में जो मेरे फेवरेट सीन्स थे उनके बारे में बता चुका हूं, तो वो सीन तो है ही, लेकिन उनके साथ इस बार कल सेकंड हाफ में एक दो सीन्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे और ज्यादा अच्छी तरह कनेक्ट किया। मैं बात करूं, वो सीन थे सेकंड हाफ में आने वाले कुछ इमोशनल सीन्स। जी हां, फर्स्ट हाफ में मैंने इस मूवी के मास एलिवेशन सीन्स, डायलॉग्स, तूफान सॉन्ग, इन सबको एंजॉय किया, लेकिन कल यानी कि सेकंड टाइम पर इसके जो इमोशनल सीन्स थे उन्होंने मुझे ज्यादा अच्छी तरह कनेक्ट किया, जो कि मैं फर्स्ट टाइम पे नहीं हो पाया था। अब मैं बात करूं उन सीनों की, तो देखो पहला सीन जिसने मुझे बहुत अच्छी तरह इमोशनल कनेक्ट किया, जिससे मैं अच्छी तरह मतलब ये मान लो कि काफी हद तक इमोशनल हो गया था, वो सीन था जो रॉकी के जो मदर इमोशन वाले जो भी सीन दिखाए जाते हैं ना, वो सारे मेरे लिए बहुत अच्छी तरह काम किए। देखो मैं बात करता हूं उस सीन की जब रॉकी से पूछा जाता है कि तुम्हारे अंदर लालच आ चुका है और तुम ये सब जो कर रहे हो ना, ये किसके लिए कर रहे हो। और उसके बाद जब रॉकी अपनी माँ की और अपने बाप की जो स्टोरी सुनाते हैं ना, तो जो फ्लैशबैक में जो स्टोरी दिखाई जाती है उस स्टोरी ने सच में मुझे काफी हद तक इमोशनल कर दिया था। वो जो सीन था वो सीन काफी हद तक इस बार मेरी जो फेवरेट सीन्स की लिस्ट है उसमें इंक्रीज होता है, एक सीन और ऐड हो गया। दूसरे अगर मैं सीन की बात करूं तो एक सीन वो जब श्रीनिधि शेट्टी को गोली लगती है, संजय दत्त गोली चलाते हैं, तो उससे कुछ देर पहले जब श्रीनिधि शेट्टी आती हैं और वो उन्हें बताती हैं कि उनके बेटी होने वाली है, उनके, तो वो जिस वे में बताती है ना, जो उनका एग्जैक्ट लाइन होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो लाइन क्या होती है। वो लाइन होती है कि मां आई है। तो गाइस वो जो सीन था ना, वो सीन सच में इतना बेहतरीन तरीके से, मतलब उसका जो इमोशन है ना, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो मैं पहले टाइम में एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाया था। लेकिन कल उस सीन को मैंने जितनी गहराई से समझाना, भाई साहब सच में वन ऑफ द नहीं, मैं ये बोलूंगा कि इस फिल्म का सबसे बेस्ट सीन मेरे लिए साबित हुआ। देखो गाइस, हम जानते हैं कि केजीएफ
एक मां की जिद की कहानी है। एक मां, एक ऐसी मां जिसने अपने बेटे को एक दुनिया का राजा, एक दुनिया का सुल्तान बनाने के लिए प्रेरित किया। देखो, मैं गाइस अपने रिव्यू में अक्सर एक बात कहा करता हूं, आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि फिल्म की स्टोरी, चाहे हमने किसी भी फिल्म की स्टोरी 50,000 फिल्मों में पहली बार देखी हो, लेकिन अगर उस फिल्म, उसी स्टोरी के साथ अगर कोई फिल्म हिट होती है ना, तो उसका सिर्फ दो चीजें उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार होती हैं। पहला, उस फिल्म का एग्जीक्यूशन, और इस एग्जीक्यूशन के पीछे जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है फिल्म के डायरेक्टर। देखो गाइस, मैं आज आप लोगों को एक बार बता देता हूं, हालांकि ये बात मैं आपसे बहुत पहले से शेयर करना चाहता था, जब से मैंने केजीएफ चैप्टर 1 देखी थी तब से। अगर आप गौर करेंगे ना, तो केजीएफ चैप्टर 1 की, मतलब केजीएफ सीरीज की जो स्टोरी है ना, वो कोई एक नई स्टोरी नहीं है जो आपने पहली बार देखी हो। 70s, 80s, 90s, इवन 20s की भी हम कितनी, 2000 की भी कितनी सारी मूवीज में हम ये स्टोरी देख चुके हैं कि एक मिडिल क्लास या एक गरीब घर का लड़का एक शहर पर, एक स्टेट पर एक दिन जाके बहुत बड़ा डॉन बनता है, बहुत बड़ा राज करने लगता है। अगर मैं बात करूं तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है अमिताभ बच्चन की सुपर डुपर हिट मूवी दीवार। तो न जाने ऐसी कितनी मूवी हमने इस स्टोरी के साथ देख रखी है, लेकिन उसी स्टोरी के साथ एक नए एग्जीक्यूशन को लेकर एक डायरेक्टर आता है जिसका विजन उस स्टोरी को लेकर, स्टोरी वही होती है लेकिन उसका जो उस स्टोरी को प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, जो नरेशन होता है, वो अब तक आई सारी फिल्मों से बहुत ज्यादा हटके होता है। और नतीजा यह निकलता है कि वो फिल्म हिंदुस्तान के, इंडियन सिनेमा के इतिहास की एक माइलस्टोन मूवी बन के रह जाती है। तो गाइस, प्रशांत नील ने इस मूवी को जिस तरह से प्रेजेंट किया ना, उसका सबसे बड़ा था कि उन्होंने इसी स्टोरी को, सेम स्टोरी को, जिस स्टोरी को ना जाने हम कितने सालों से देखते, कितनी मूवीज में देखते चले आए थे, उसको एक मां की जिद के रूप में प्रेजेंट किया। देखो, हम सब जानते हैं कि रॉकी की मां ने कभी उससे यह नहीं बोला कि तू अच्छा आदमी बन, और ना उन्होंने ये बोला था कि तू बुरा आदमी बन। उन्होंने शुरू से, अगर आप देखेंगे तो केजीएफ चैप्टर 2 में भी एक सीन आता है जब रॉकी को, जब छोटा होता है तो उसको निमोनिया हो जाता है, तो वहां भी वो कहते सुनाई देती है कि वो सुल्तान बनेगा। उन्होंने उसको कभी भी कोई वे डिस्क्राइब नहीं किया कि तू अच्छे रास्ते पर चल या बुरे रास्ते पर चल। रॉकी ने जो रास्ता चुना ना, वो उसका खुद का डिसीजन था। इसीलिए अगर आप उसकी साइड्स देखोगे ना, तो उसकी कैरेक्टर में दोनों साइड्स देखने के लिए मिलती हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। अगर आप पॉजिटिव साइड देखोगे तो वो जो केजीएफ के जो लोग हैं उनके लिए उसने बहुत कुछ किया है। इस सीन को डिस्क्राइब करता है केजीएफ चैप्टर 2 में एक सीन, जब वो जो मुसलमान लड़का होता है, वो जब कहता है ना कि उसने जो किया है और जो वो कर रहा है उसे कभी भूलना मत। तो गाइज, ये जो सीन है ना, ये उसके पॉजिटिव साइड को दिखाता है। और जो बाकी के जो भी सीन्स हैं जो हम केजीएफ चैप्टर 1 और इसमें देख चुके हैं कि वो जिस तरह से काम करता है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसकी नेगेटिव साइड को दर्शाता है। तो गाइस, और उन सीनों को अच्छी तरह जस्टिफाई भी किया गया। देखो, बहुत से लोग ये बात बोल रहे हैं कि जो इसका क्लाइमैक्स है, जब रॉकी भाई मर जाते हैं, वो सेटिस्फाइंग नहीं है, वो नहीं होना चाहिए था। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि गाइस, ठीक है, हम सब समझते हैं कि केजीएफ और रॉकी भाई एक इमोशन है, लेकिन अगर आप फिल्म की स्टोरी के हिसाब से देखोगे ना, तो ये होना जायज था, ये होना चाहिए था। क्यों? देखो, रॉकी की मां पहले मर चुकी है जिसके लिए वो सब कर रहा है, और रॉकी की बीवी श्रीनिधि शेट्टी वो भी केजीएफ चैप्टर 2 में मर चुकी है। यानी कि ये दो सबसे बड़े जो इमोशनल सीन थे, जो इमोशन थे, जो श्रीनिधि शेट्टी के मरने के बाद जो इमोशन क्रिएट होता है ना, उस इमोशन को जाकर उस इमोशन को सेटिस्फाई करता है रॉकी का मरना। रॉकी का जो क्लाइमैक्स है वो इस सीन को सेटिस्फाई करता है। और दूसरी बात, अगर मैं ये बोलूं ना कि अगर ये सीन नहीं होता तो एक तरह से इसका एक साइड ये भी है कि उसने जो जो क्राइम्स किए थे, जो जो रास्ते अपनाए थे, जो भी गलत काम किए थे, उन सब के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होता। मतलब उसका मरना इस बात को जस्टिफाई करता है कि भाई जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, जो गलत काम करता है, गलत तरीके से जो ऊंचाइयां छूता है ना, एक दिन उसका हश्र यही होता है। तो उसका जो क्लाइमैक्स है, दोनों तरीके से, इमोशनल तरीके से और एक लॉजिकल तरीके से काम करता है, बिल्कुल ठीक है। जो कि उसके जो
काम किए गए, जो भी उसने गलत काम किए, उनको जस्टिफाई करता है कि उसके साथ जो हुआ उसका परिणाम यही निकलता है। तो गाइज क्लाइमैक्स से जो लोग शिकायत लगा के बैठे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो मेरी समझ से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, वो हो सकता है उनका ओपिनियन कुछ और हो, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से प्रशांत नील ने जो क्लाइमैक्स दिखाया है वो पूरी तरह सेटिस्फाइंग है। अब मैं एक बात जो KGF 2 के रिलीज के बाद बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एंगल्स और ना जाने कितनी यूट्यूब चैनल पर वायरल हो रही है, चल रही है, उसके बारे में बात करता हूं कि लोग कह रहे हैं कि सालार का कनेक्शन KGF चैप्टर 2 से भी, यानी कि प्रशांत नील की जो मूवी आ रही है सालार प्रभास के साथ, उसका कनेक्शन KGF से देखने के लिए मिलेगा। और यह भी कह रहे हैं कि प्रभास का जो कैरेक्टर है वो वही लड़का है जो जिसे संजय दत्त मार देते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन जो उनका लॉजिक, उनके हिसाब से जो लॉजिकल रीजन है वो है कि वो गले में एक ताबीज पहनता है जो पोस्टर में प्रभास के गले में भी दिखाई देता है। तो उस ताबीज की वजह से वो बोल रहे हैं कि ये वही लड़का बनेगा आगे जाकर। तो मैं आप लोगों को सबसे पहली बात तो एक बात बता दूं कि दोनों ताबीजों को अगर आप गौर से देखोगे तो दोनों ही लॉकेट अलग अलग है। जी हां। दूसरी बात कि जो सालार में जो प्रभास का कैरेक्टर है वो लड़का हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर KGF चैप्टर 2 देखिए तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि वो लड़का मर चुका है। अब इसमें भी थ्योरी दी जा रही है कि भाई उसका चेहरा नहीं दिखाया। भाई चेहरा नहीं दिखाने का देखो फिल्म के अंदर ही रीजन बताए गए। एक रीजन जब संजय दत्त ये बोलते हैं कि जब संजय दत्त वो गिद्ध वाला डायलॉग बोलते हैं कि लाशें भी बेकार नहीं जाते, चाहिए तो गिद्धों से पूछ ले। और उसके बाद एक सीन आता है जब उसी लड़के की मां जब रॉकी के पास जाती है और बोलती है कि पता नहीं मेरा बेटा कहां है, कौन कौन से गिद्ध और चील उसे नोच रहे होंगे। तो इसका एक रीजन ये भी बनता है कि उसका चेहरा ना दिखाने का मेरे हिसाब से रीजन यही है कि हो सकता है, क्योंकि अगर आप फिल्म में गौर करें तो वो जब मरता है उसके बाद रॉकी श्रीनिधि शेट्टी को लेकर इनायत खलील के पास दुबई जाता है और उसके बाद जब वो वहां से वो बंदूकें ले आता है और संजय दत्त को घायल कर देता है, उसके बाद वो उस लड़के की लाश को लेकर उसकी मां के पास आता है, यानी कि KGF आता है। तो गाइस जो रीजन है वो ये भी, इतने दिन में जो चील जो गिद्ध जो भी है उन्होंने उसकी जो लाश है उसको इतनी बुरी तरह से नोच लिया होगा, इतनी बुरी तरह से खा लिया होगा कि इसीलिए उसका चेहरा उसकी बॉडी को नहीं दिखाया होगा। यह रीजन मेरे हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है कि लॉकेट सेम है। पहली बात तो लॉकेट सेम है ही नहीं, तो वो लड़का होगा। तो गाइज ये कुछ बातें थी जो मैंने सेकंड टाइम नोटिस की और आप लोगों के साथ मेरा मन किया कि मैं शेयर करूं। बाकी आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और वीडियो लाऊं। मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लेना, मैं अपडेट्स वहां स्टोरी के थ्रू देता रहता हूं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।